हेलो स्टूडेंट। तो क्लास फोर्थ में कल पिछले वीडियो में मैंने जो अध्याय 1 है भारत का भौतिक विभाजन, उसमें जो भारत को 6 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, उत्तरी पर्वत, उत्तर के मैदान, भारतीय मरुस्थल, दक्षिणी पठार, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह, वहाँ तक पढ़ाया था। आज भारत की जलवायु से पढ़ाना है। तो सबसे पहले जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष की लंबी समयावधि के लिए मौसम की दशाएं जलवायु कहलाती हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि तक पाई जाने वाली मौसमी दशाएं ही जलवायु कहलाती हैं। जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष की लंबी समयावधि में पाई जाने वाली मौसमी दशाएं जलवायु कहलाती हैं। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। मतलब कि वहाँ की स्थिति कैसी है वह निर्भर करेगी कि वहाँ की जलवायु कैसी पाई जाएगी। समुद्र से दूर स्थित क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र के निकट स्थित क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं। यानी कि जो क्षेत्र समुद्र से दूर हैं वहाँ पे गर्मी पाई जाएगी, अपेक्षा जो समुद्र से नज़दीक हैं। जो समुद्र से नज़दीक हैं, निकट हैं, वहाँ पे अधिक ठंड पाई जाएगी, और जो समुद्र से दूर हैं वहाँ पे गर्मी पाई जाएगी। इसी तरह मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं। मतलब ये कि मैदानी क्षेत्र गर्म होंगे जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे वह ठंडे होंगे। यानी कि पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा ठंडे होते हैं, मैदानी क्षेत्र उसके हिसाब से उतने ठंडे नहीं होते हैं या गर्म होते हैं। भूमध्य रेखा से दूर स्थित क्षेत्रों की अपेक्षा भूमध्य रेखा के पास स्थित क्षेत्र की अधिक गर्म होते हैं। मतलब ये कि जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास हैं, जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास हैं वे अधिक गर्म होंगे। भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र अधिक गर्म होंगे और भूमध्य रेखा से दूर वाले क्षेत्र वे उसके हिसाब से कम गर्म होंगे। भूमध्य रेखा का मतलब क्या है? जो ग्लोब होता है, भारत जो ग्लोब है वो भूमध्य रेखा ग्लोब के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसके आसपास के क्षेत्र अधिक गर्म होंगे, जितने दूर जाएंगे वो उसके हिसाब से उतने गर्म नहीं होंगे। अब है किसी स्थान की जलवायु निम्न कारकों पर निर्भर करती है। यानी कि किसी स्थान पे जो जलवायु पाई जाती है उसके कौन कौन से कारक होते हैं? तो उसमें पहला होता है उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि वह स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है। उसके बाद समुद्र से उस स्थान की दूरी, उस स्थान की समुद्र से कितनी दूरी है। तीसरा है भूमध्य रेखा से उस स्थान की दूरी, यानी कि समुद्र से अगर वह नज़दीक है तो वहाँ पे ठंड पाया जाएगा, समुद्र से दूर है तो वहाँ पे गर्मी पाई जाएगी। इसी प्रकार से भूमध्य रेखा से उस स्थान की दूरी, अगर वह भूमध्य रेखा से नज़दीक है तो वहाँ पे गर्मी पाई जाएगी। भूमध्य रेखा के दूर है, भूमध्य रेखा के पास है, नज़दीक है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। भूमध्य रेखा से दूर है तो वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होगी। तापमान और वर्षा, ये भी जलवायु के लिए उत्तरदायी कारक है कि जहाँ का तापमान और वर्षा कितना, अगर तापमान अधिक है या तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पाई जाएगी, वर्षा अधिक हो रही है तो वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं पाई जाएगी। अब है लेकिन जलवायु की विभिन्न दशाओं के बावजूद भी पूरा देश गर्मी, बरसात और जाड़े का एक ही मौसम चक्र चलता है। यानी कि भारत को अगर देखें, अपने देश को देखें तो यहाँ पे मौसम चक्र चलता रहता है। गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी, फिर ठंड का मौसम आएगा, पुनः गर्मी आएगी, बरसात आएगा, ठंड का। मतलब कि ये जो चक्र है, मौसम चक्र, वो चलता रहता है। लेकिन भारत के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे बसंत और पतझड़ का मौसम भी आता है। बसंत का मौसम क्या होता है? जब ठंड बीत रही होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फरवरी मार्च का मौसम जो बसंत का मौसम होता है। उसके बाद पतझड़ का मौसम कब होता है? यानी कि जब वृक्ष अपने पत्ते गिराने लगते हैं तो उस समय का मौसम पतझड़ का मौसम होता है। अब इसमें पहला है गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम मार्च माह से मध्य से शुरू होता है और जून के अंत तक
रहता है। गर्मी कब शुरू होती है भारत में? गर्मी मार्च से शुरू होती है, मार्च के मध्य से शुरू होती है और कहाँ तक होती है? जून के अंत तक। मई और जून वर्ष के सबसे गर्म महीने होते हैं। और सबसे अधिक गर्मी कब पाई जाती है भारत में? सबसे अधिक गर्मी कब पाई जाती है? मई और जून के महीने में। उत्तरी मैदान में गर्म पवने, जिन्हें लू कहते हैं, चलती है और धूल भरे तूफान आते हैं। हम अमूमन देखते हैं कि अप्रैल मई के महीने में क्या होती हैं? पश्चिम से धूल भरी हवाएं चलने लगती है, पश्चिम से धूल भरी हवाएं चलने लगती है जो काफ़ी गर्म होती है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को लू कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में असहनीय गर्मी पड़ती है। इसी टाइम पे क्या होता है? मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है, जैसे मुख्य क्षेत्र राजस्थान का इलाका है, राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी तेज गर्मी होती है। लेकिन ठंडी क्षेत्रों में ठंडी पवनें चलने के कारण गर्मी का कम आभास होता है। लेकिन तटीय क्षेत्र में क्या होता है? तटीय क्षेत्र में मतलब कि जो समुद्र के पास है, समुद्र के पास होने के कारण वहाँ से जो समुद्र की ओर से चलने वाली हवाएं होती हैं वे ठंडी होती हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में उतनी गर्मी नहीं पड़ती है। इन दिनों रातें छोटी और दिन बड़े होती हैं। रातें क्या होती हैं? गर्मी के मौसम में क्या होता है? दिन बड़े होते हैं, यहाँ तक कि 13-14 घंटे का दिन होता है, और रातें छोटी होती हैं, 9-10 घंटे के आसपास की रातें होती हैं। अब अगला है वर्षा का मौसम। गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? वर्षा का मौसम आता है। तो जो वर्षा का मौसम है वह मध्य जून से होकर सितंबर के अंत तक होता है। वर्षा का मौसम कब होता है? वर्षा का मौसम जून से होकर, मध्य जून से होकर सितंबर के अंत तक होता है। इन दिनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से स्थल की ओर वर्षायुक्त पवनें चलती हैं। इस समय क्या होता है? इस समय के मैप से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये दक्षिण भारत का मैप है, भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र का मैप है ऐसे, तो यहाँ पे जो अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है। तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, ये हवाएं वर्षायुक्त पवनों को अपने साथ लाती हैं और पूरे भारत में वर्षा करती हैं। इन हवाओं के कारण घने बादल बनते हैं, जिनसे भारत के सभी भागों में वर्षा होती है। इन्हीं हवाओं से जो बंगाल की खाड़ी से उठती हैं या अरब सागर से उठती हैं, इन्हीं हवाओं के कारण ये बादल लाती हैं और यही पूरे देश में वर्षा करती हैं। भारत में कुछ क्षेत्रों जैसे पश्चिमी तट, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भागों में भारी वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय में मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। जो मासिनराम है वो सबसे अधिक वर्षा होती है। मासिनराम प्रश्न एक होता है कि संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय का जो मासिनराम है वो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो प्रश्न ये है कि संसार में सबसे अधिक वर्षा क्या होती है? तो हम बता सकते हैं कि मेघालय राज्य में मासिनराम नामक स्थान पे संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन कुछ स्थान जैसे राजस्थान और गुजरात में कम वर्षा होती है। मतलब कि जो राजस्थान है, राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान राज्य है, और गुजरात, यहाँ का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है। अब अगला है सर्दी। तो सबसे पहले गर्मी का मौसम के बाद कौन सा मौसम आया? बरसात का। बरसात के मौसम के बाद कौन सा मौसम आता है? अब बरसात जैसे ही बीतेगी, सितंबर के अंत में वर्षा समाप्त होती है, तो सितंबर के अंत में वर्षा समाप्त होती है। उसके पश्चात नवंबर यानी कि मध्य नवंबर से सर्दी स्टार्ट होती है। वैसे तो अक्टूबर में ही हल्का फुल्का ठंड लगने लगता है, लेकिन जो मुख्य रूप से ठंड शुरुआत होती है वो कहाँ से शुरुआत होती है? मध्य नवंबर से, यानी कि नवंबर के 20 से। हम ये कह सकते हैं कि दूसरे सप्ताह से 15 नवंबर के आसपास से सर्दी शुरू हो जाती है, जो कहाँ तक जाती है? मध्य मार्च तक, यानी कि 15 मार्च के आसपास तक ये ठंड का मौसम चलता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में दिसंबर जनवरी के महीने में सबसे अधिक ठंड होती है। जब सबसे अधिक भारत में ठंड होती है कब पड़ती है? सबसे अधिक ठंड दिसंबर में और जनवरी के महीने में होती है। सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी होती है, जबकि गर्मियों में क्या होता था? गर्मियों में दिन बड़े होते थे, रातें छोटी होती थी, और सर्दियों में उसका ठीक उल्टा होता है। रातें क्या होती हैं? बहुत ही बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं।
उत्तरी हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान ठंडे होते हैं, मतलब कि क्योंकि इन क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्र में तो लगातार बर्फबारी होती है, उस हिमालयी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में हमेशा बर्फबारी होने के कारण वहाँ पे ठंड बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। उसका असर मैदानी इलाकों में, मैदानी क्षेत्रों में भी देखा जाता है। तटीय मैदानों में मौसम सुहावना रहता है, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम ठंडा बना रहता है ठंडियों में, लेकिन तटीय क्षेत्रों में यानी कि समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ का मौसम कैसा होता है, वहाँ पे न तो ज़्यादा बहुत अधिक ठंड पड़ेगी न तो गर्मी, यानी कि वहाँ का मौसम सुहावना रहता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन सुहावने और रातें ठंडी होती हैं, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे दिन तो जो दिन होगा वो तो सुहावना होगा, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही रात होती है टेम्परेचर गिरने लगती है और वहाँ पे ठंड बढ़ जाती है, यानी कि बहुत अधिक वहाँ पे भी ठंड पड़ने लगती है। दक्षिण भारत में सर्दियाँ ठंडी और सुहावनी होती हैं, कि दक्षिण भारत में क्या होता है, सर्दी जो पड़ती है वहाँ पे ठंडी और सुहावनी, यानी कि गर्मी एकदम होता ही नहीं है, क्योंकि सर्द का मौसम है तो या तो ठंड ही पड़ेगी या तो मौसम सुहावना ही रहेगा। तो गर्मी के बाद वर्षा, फिर इसके बाद क्या था, सर्दी। अब आता है बसंत। तो बसंत ऋतु जो है वह सर्दियों के बाद और गर्मी से एकदम पर, यानी कि सर्दी हम ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक सर्दी का दिसंबर या जनवरी में तो सर्दी पड़ती है और मार्च के बाद से गर्मी पड़ती है, लेकिन उसके बीच का जो महीना यानी कि जनवरी और मार्च के बीच का जो समय है वो क्या होता है, वो वहाँ पे तब बसंत ऋतु पाई जाती है। यानी कि बसंत ऋतु का मतलब क्या होता है कि न तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी और न तो गर्मी लगेगी, यानी कि फरवरी का जो महीना होता है, फरवरी के महीने में न तो गर्मी ही पड़ती है न तो ज़्यादा ठंडी लगती है, तो यही बसंत ऋतु कहलाता है। मौसम बहुत सुहावना होता है, बसंत ऋतु में क्या होता है, मौसम सुहावना होता है। बसंत के मौसम में नई पत्तियां आती हैं और फूल खिलने लगते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं उस समय फूल खिलते हैं पेड़ों में, पौधों में, यहाँ तक कि जो सरसों का पौधा होता है वहाँ पे भी फूल खिलते हैं। तो विभिन्न पेड़ों पौधों में जो फूल खिलते हैं वो इसी महीने में खिलते हैं, तो ये बसंत ऋतु कहलाता है। बसंत ऋतु को अगर हम कहा जाए किस महीने में पड़ता है, मुख्य रूप से फरवरी के महीने में। अब है पतझड़। पतझड़ का मौसम सितंबर से शुरू होकर नवंबर तक रहता है। अब पतझड़ का मतलब ये है कि जब पत्तियां गिरने लगती हैं, जब पत्तियां गिरने लगती हैं तो यही पतझड़ का मौसम कहलाता है। ये कब होता है, ऐसी घटना कब होती है, सितंबर से शुरू होकर नवंबर तक, यानी कि गर्मी जो वर्षा समाप्त होती है और जो ठंड आती है उसके बीच का जो मौसम है, वर्षा समाप्त होने और ठंड आने के बीच का जो मौसम है वही क्या होता है, पतझड़ का मौसम होता है। और पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं, फसल पक जाते हैं, यानी कि इसी दौरान फसल पक जाते हैं। जो मुख्य रूप से हमारे प्रदेश का जो फसल मुख्य रूप से क्या होता है, धान, उस समय वो पक रहा होता है, किसान खुश रहते हैं। देश के अधिकतर लवन त्यौहार पतझड़ के मौसम में ही मनाए जाते हैं। यानी लवन त्यौहार का मतलब क्या होता है कि जो फसल से संबंधित त्यौहार हैं वो इसी टाइम पे मनाए जाते हैं। किस टाइम पे, पतझड़ के मौसम में। पतझड़ का मौसम गर्मी जाने और सर्दी आने का संकेत है, यानी कि पतझड़ का मतलब क्या होता है, पतझड़ का मौसम गर्मी या बरसात समाप्त हो रही हो और ठंड आने वाली हो तो यही पतझड़ का मौसम कहलाता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये अभ्यास पाठ एक जो है भारत का भौतिक विभाजन, ये समझ में आया होगा। विभिन्न मौसमों के बारे में बताया गया, आपको समझ में आया होगा। जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से उस स्थान की दूरी, भूमध्य रेखा से उस स्थान की दूरी, और तापमान और वर्षा, ये सब आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।